हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफपीएच में। तो दोस्तों, हमने जो है हाईवे इंजीनियरिंग का मेन जो पोर्शन है जियोमेट्रिक डिज़ाइन और जो हमारे पास सर्वे फॉर हाईवे इंजीनियरिंग वो सब कंप्लीट कर लिया है। और हमारे पास अब आ जाता है हाईवे मटेरियल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर हाईवे मटेरियल्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरा हम पढ़ते हैं एग्रीगेट्स के बारे में। तीसरा हम पढ़ते हैं बिटुमिनस मटेरियल्स मतलब बाइंडर्स के बारे में, जिसमें बिटुमिन आता है हमारे पास और टार आता है हमारे पास। तो उन चीज़ों के बारे में हम हाईवे मटेरियल्स में पढ़ेंगे। 2-3 लेक्चर्स में ये कंप्लीट कर देंगे हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले ही आपको सॉइल के बारे में तो आपको पता ही है। सॉइल जो होता है जिसे हम सब ग्रेड भी कहते हैं, सब ग्रेड होता है ऐसे कि हमारे पास अगर हमें एक रोड बनाना है, रोड की अपनी थोड़ी लेयर्स होती है। इसके नीचे जो सॉइल होती है, इस सॉइल को हम सब ग्रेड कहते हैं। ये जो सॉइल होती है सब ग्रेड इसे कहा जाता है। तो ये सब ग्रेड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सॉइल मिनरल मैटर फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक। सॉइल होता है कि ये मिनरल मैटर होता है जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से हमारे पास बनता है। तो अब देखते हैं कि डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल फॉर हाईवे मटेरियल्स क्या होती है, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या होती है। एक तो सिटेबिलिटी होनी चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होनी चाहिए, मतलब कि कंप्रेसिव सॉइल नहीं होनी चाहिए हाईवे मटेरियल्स के लिए। परमानेंसी ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब कि स्ट्रेंथ जो है कंटिन्यूअसली रहनी चाहिए सॉइल में। मिनिमम चेंज इन वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम चेंज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर वाटर ऐड हो गया सॉइल में। एंड स्टेबिलिटी अंडर एडवर्स कंडीशंस ऑफ द वेदर एंड ग्राउंड वाटर, मतलब कि ग्राउंड वाटर अगर ऊपर भी चला जाए या फिर वेदर की वजह से अगर वाटर ऐड हो जाए इस सॉइल में, ये जो है ज़्यादा वॉल्यूम चेंजेस नहीं दिखानी चाहिए। नेक्स्ट है गुड ड्रेनेज, ड्रेनेज इसकी अच्छी होनी चाहिए। ईज ऑफ कंपैक्शन, और इसको हम इजीली कंपैक्ट कर सकते होनी चाहिए, मतलब कि हम इजीली ऐसी सॉइल होनी चाहिए जिसको हम इजीली कंपैक्ट कर सकें। तो नेक्स्ट है हमारे पास सब ग्रेड सॉइल जो होती है। सब ग्रेड सॉइल क्या होती है? सब ग्रेड सॉइल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रोड पेमेंट, मतलब कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि पेमेंट जो है उसकी खुद की 2-4 लेयर्स होती है, और उसके नीचे जो सॉइल है कंपैक्टेड फार्म में जो सॉइल हम बनाते हैं पहले, उसे हम सब ग्रेड कहते हैं। तो ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ पेमेंट होता है। इस सारे चीज को हम पेमेंट कहते हैं, इन सारी लेयर्स को मिला के हम पेमेंट कहते हैं। तो पेमेंट का ये पार्ट होता है सब ग्रेड। एंड प्रोवाइड द सपोर्ट टू द पेमेंट फ्रॉम बीनीथ, मतलब कि नीचे से ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो हम ऊपर से पेमेंट बना रहे हैं उसको सपोर्ट करने का काम करता है सब ग्रेड सॉइल। तो सब ग्रेड सॉइल की स्ट्रेंथ जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सॉइल टाइप, कौन से टाइप की सॉइल है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है सॉइल में, ड्राई डेंसिटी कितनी है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल कैसा है, एंड टाइप एंड मोड ऑफ स्ट्रेस एप्लीकेशन, कैसे हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं सॉइल में, उस पर भी इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल है, सबग्रेड सॉइल, वो हम कैसे कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स है। सॉइल मैकेनिक्स में आपने शेयर टेस्ट पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़ाए हैं। डायरेक्ट शेयर टेस्ट, ट्राइक्शियल शेयर टेस्ट, अनकन्फाइनेड कंप्रेशन टेस्ट जो है, ये होते हैं शेयर टेस्ट। ये हमने सॉइल मैकेनिक्स में देखे हैं, इनसे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर नहीं बनता है। ये मैं आपको यहाँ पर ही क्लियर कर दूं। बियरिंग टेस्ट जो हमारे पास होते हैं, लोडिंग टेस्ट, मतलब कि प्लेट बियरिंग टेस्ट जो है, इसमें ऑब्जेक्टिव बन सकता है। प्लेट बियरिंग टेस्ट में ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ये मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। और पेनिट्रेशन टेस्ट जो हमारे पास होता है, स्मॉल स्केल बियरिंग टेस्ट फॉर लोड बियरिंग एरिया इज स्मॉल, मतलब कि हम बियरिंग टेस्ट करते हैं, मतलब कि जहां पर हमारे पास लोड बियरिंग एरिया हम स्मॉल मान के चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो जो है, ये आपके सिलेबस में अच्छी तरह मेंशन भी किया हुआ है। और कौन पेनिट्रेशन टेस्ट हमारे पास होते हैं, तो हम कैलिफोर्निया बियरिंग टेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, और प्लेट बियरिंग टेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे यहाँ पर इस टॉपिक में। और बाकी जो हमारे पास टेस्ट्स है वो हमने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़े हैं, और यहाँ पर उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही प्लेट बियरिंग टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि प्लेट बियरिंग टेस्ट होता क्या है। प्लेट बियरिंग टेस्ट होता है हमारे पास, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सब ग्रेड रिएक्शन। सब ग्रेड रिएक्शन के हम इससे निकालते हैं, ये जो हम टेस्ट करते हैं प्लेट बियरिंग टेस्ट, इससे हम क्या करते हैं, सब ग्रेड, ये जो हमारे पास सॉइल है, ये सॉइल है हमारे पास, इस सॉइल की सब ग्रेड
रिएक्शन निकालते हैं जिसे हम के कहते हैं। तो सब ग्रेड रिएक्शन निकालने के लिए हम जो है प्लेट बियरिंग टेस्ट करते हैं। तो सेट ऑफ प्लेट्स हमारे पास होते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्स होते हैं, डिफरेंट साइजेस के, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर शेप के, 60 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ये डिफरेंट साइजेस ऑफ हमारे पास प्लेट्स है। तो इन प्लेट्स को हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, 2-3 प्लेट्स रखते हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज ऑफ प्लेट फॉर प्लेट बियरिंग टेस्ट, जो नीचे वाला प्लेट होना चाहिए, ये इसका साइज होना चाहिए 75 सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर शेप ये एक प्लेट होगा जिसका साइज होगा 75 सेंटीमीटर। तो इस पे हम पहले क्या करते हैं, पहले हमने 2-3 प्लेट्स को एक के ऊपर एक रख दिया, फिर हम क्या हाइड्रोलिक जैक लगाते हैं, हाइड्रोलिक जैक की वजह से हम ऊपर से लोडिंग लगाते हैं। तो पहला ही ऑब्जेक्टिव बनता है कि साइजेस ऑफ प्लेट्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन साइजेस ऑफ प्लेट्स होते हैं हमारे पास। फिर आ जाता है पहला ही ऑब्जेक्टिव जो बन जाता है, वो होता है हमारे पास सीटिंग लोड कितना होता है। सीटिंग लोड मतलब कि इसको अच्छी तरह सॉइल पे बिठाने के लिए इस प्लेट को कितना लोड हम पहले ही लगाते हैं, मतलब कि उसको काउंट नहीं करते। तो वो कितना होता है 0.07 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हम स्ट्रेस या प्रेशर लगाते हैं पहले, सीटिंग लोड जिसे कहा जाता है। तो सीटिंग लोड आपको याद रखना है कि कितना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लोड इज अप्लाइड बाय मीन्स ऑफ जैक टू कॉज द सेटलमेंट ऑफ 0.25 मिलीमीटर। तो फिर हम जैक से और लोड लगाते हैं, पहले हमने सीटिंग लोड इतना लगाया, फिर हम लोड और ज्यादा लगाते हैं ताकि हमारे पास जो सेटलमेंट इसमें हो जाए 0.25 मिलीमीटर की सेटलमेंट हो जाए सॉइल में। यहाँ पर हमारे पास डायल गाज लगाई हुई होती है जिससे हम सेटलमेंट मेजर करते हैं, और यहाँ पर प्रेशर गाज भी लगा होता है जिससे पता चलता है कि हमने कितना हाइड्रोलिक जैक से प्रेशर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हम 0.25 mm की पेनिट्रेशन देखते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ से प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। एवरेज ऑफ 3 to 4 रीडिंग्स आर टेकन ऑन सेटलमेंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग लोड, मतलब कि 0.25 mm की सेटलमेंट करवाते हैं और उसके साथ लोड कितना हम लगा रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। द प्रोसीजर इज रिपीटेड टिल द सेटलमेंट रीचेज 0.175 सेंटीमीटर। तो हम ये प्रोसीजर तब तक रिपीट करते हैं जब तक हमारे पास, यहां पर सेंटीमीटर्स में है, आप बोलोगे कि ये क्या बोल दिया, यहां पर 0.25 मिलीमीटर है और यहां पर जो है 0.175 सेंटीमीटर, मतलब कि हम 3-4 बार हम करेंगे पेनिट्रेशन, 0.25 0.25 0.25 पेनिट्रेशन हम 2-4 बार करेंगे, तब तक करेंगे जब तक हमारे पास पेनिट्रेशन जो है वो 0.175 सेंटीमीटर तक नहीं पहुंच जाए, तब तक हम पेनिट्रेशन करवाते हैं। द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द मीन सेटलमेंट एंड द मीन बियरिंग प्रेशर। तो हम सेटलमेंट के साथ साथ प्रेशर भी मेजर कर रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक ग्राफ बनाते हैं सेटलमेंट और प्रेशर में। तो सेटलमेंट और प्रेशर में हम जब ग्राफ बनाते हैं, सोकड कंडीशन के लिए हमारे पास सेटलमेंट ज़्यादा होती है, कम प्रेशर पे ज़्यादा सेटलमेंट हो रही है। अगर हमारे पास सोकड सॉइल है, मतलब कि पानी के बीच में सॉइल है, और हमारे पास अगर अनसोकड सॉइल है, मतलब कि ड्राई सॉइल है, तो उसके लिए जो है लोड ज़्यादा लगाना पड़ता है और पेनिट्रेशन कम होती है। तो ये हमारे पास ये ग्राफ भी हम बनाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग रीडिंग देख के। द बियरिंग प्रेशर इज नोटेड कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेटलमेंट ऑफ 0.125 सेंटीमीटर। तो बियरिंग प्रेशर जो हमारे पास 0.125, मतलब कि ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 0.125 सेटलमेंट, 0.125 वाली सेटलमेंट हम देखते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखते हैं कि हमारा प्रेशर कितना आ गया, कितना प्रेशर हमें लगाना पड़ा जब हमने 0.125 वाली पेनिट्रेशन हो गई। तो उसी से हम निकालते हैं मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन होता है कितना लोड हमने लगाया जब हमारी पेनिट्रेशन जो है 0.125 पेनिट्रेशन हो गई। P हुआ लोड कॉरस्पॉन्डिंग टू 0.125 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन। तो इसकी प्रेशर की वैल्यू kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है और ये जो पेनिट्रेशन की वैल्यू है वो सेंटीमीटर के इक्वल होती है। तो इसीलिए इसकी वैल्यू जो है सब ग्रेड रिएक्शन की kg सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर होती है इसकी वैल्यू। तो अब हम देखते हैं कि करेक्शन फॉर द वर्स्ट सब ग्रेड मॉइस्चर। अगर हमारे पास मॉइस्चर है उसके लिए हम करेक्शन लगाते हैं। PS हो गया सोकड कंडीशन में और KS हो गया हमारे पास सोकड कंडीशन में, हमारे पास सब ग्रेड रिएक्शन क्या है, और P हो गया अनसोकड कंडीशन में प्रेशर क्या है, K हो गया
अनसोकड कंडीशन में हमारे पास सबग्रेड क्या होता है, ये रिएक्शन, ये रिलेशन आपको याद रखनी है। यहां से अगर आपको लोड और सबग्रेड रिएक्शन जो है अगर दी है अनसोकड कंडीशन में और मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन भी दिया हुआ है सोकड कंडीशन में, तो आप जो है प्रेशर निकाल सकते हैं सोकड कंडीशन में क्या आती है। तो ये रिलेशन आपको याद रखनी है, पी एस बाई के एस इज इक्वल टू पी बाई के होता है अगर हमें करेक्शन करना है सोकड कंडीशन के लिए निकालने के लिए, अगर हमें करेक्शन करनी है तो ये फार्मूला हम लगाते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास करेक्शन फॉर साइज ऑफ प्लेट। अगर हमारे पास साइज ऑफ प्लेट के लिए करेक्शन लगानी है तो साइज ऑफ प्लेट के लिए हम क्या करेक्शन लगाते हैं, एज्यूम द सबग्रेड इज इलास्टिक मीडियम ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई एस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबग्रेड है जो कि इलास्टिक मीडियम में बना हुआ है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास है ई एस केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो डेल की वैल्यू आती है, मतलब कि पेनिट्रेशन की वैल्यू आती है, वो आती है 1.8 PA अपॉन ई एस। ई एस क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल। तो 1.8 PA अपॉन ई एस, ए हो गया एरिया और पी हो गया हमारे पास प्रेशर कितना है। तो ये यहां से हम जो है डेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर हमें के की वैल्यू निकालनी है, के आपको पता ही है पी बाई डेल के इक्वल होता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे पी बाई डेल, इसको इस साइड लेके जाएंगे, ये आ जाएगा डेल बाई पी इज इक्वल टू 1.18 ए अपॉन ई एस के इक्वल आ जाएगा। और अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा, उल्टा करने पर पी बाई डेल इज इक्वल टू ई एस डिवाइड बाई 1.18 ए। तो पी बाई डेल आपको पता ही है, पी बाई डेल होता है हमारे पास मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, वो के हम लिखते हैं के इज इक्वल टू ई एस डिवाइड बाई 1.18 ए। तो ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं, ई एस भी हमारे पास कांस्टेंट ही होता है, 1.18 भी हमारे पास कांस्टेंट ही होता है और ए हमारे पास कांस्टेंट नहीं होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं के इंटू ए, K1A1 इज इक्वल टू K2A2, क्योंकि ये वैल्यूज जो है ये वैल्यूज कांस्टेंट रहती है, तो इसीलिए हमारे पास K1A1 की वैल्यू K2A2 के बराबर हो सकती है। तो ये है हमारे पास करेक्शन फॉर साइज ऑफ प्लेट। साइज ऑफ प्लेट के लिए हम कैसे करेक्शन लगाते हैं। तो ऐसा जो है यहाँ पर इसमें से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इस रिलेशनशिप पे आपको ऑब्जेक्टिव बना के दे सकते हैं। तो ये है हमारे पास प्लेट बियरिंग टेस्ट। अब आ जाते हैं हमारे पास कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो जो होती है, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो या सीबीआर टेस्ट जिसे आप कहते हैं। तो सीबीआर टेस्ट हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूं। पहले ही हम जो है सॉइल को कंपैक्ट करते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो हम कंपैक्शन टेस्ट करते हैं, तो कंपैक्शन टेस्ट की तरह हम जो है सॉइल को कंपैक्ट करते हैं पहले। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक पिस्टन लगाते हैं हैविंग डायमीटर ऑफ 50 mm। ये जो हमारे पास पिस्टन है, ये इस पिस्टन सॉइल के ऊपर रख देते हैं, जिसका डायमीटर होता है, ये सर्कुलर होता है, जिसका डायमीटर होता है 50 mm। तो रेट ऑफ पेनिट्रेशन हम इस पे फिर लोडिंग लगाते हैं, लोड लगाते हैं। तो लोड ऐसा लगाते हैं ताकि पेनिट्रेशन की वैल्यू जो होनी चाहिए, पहले ही आपको ये बोला जाएगा कि पिस्टन जो है उसका डायमीटर कितना है, 50 mm होता है। और रेट ऑफ पेनिट्रेशन मतलब कि कितना लोड हम लगाते हैं, पेनिट्रेशन कितना होना चाहिए, तो 1.25 mm पेनिट्रेशन पर मिनट होना चाहिए, इतना लोड हम लगाते हैं ऊपर से। तो मोल्ड का डायमीटर जो होता है, ये मोल्ड जो है हमारे पास जिस पे हमने सॉइल रखा हुआ है, तो उसका डायमीटर होता है 150 mm। स्पेसिमेन इज सोक्ड फॉर 96 आवर्स। ये जो हमने कंपैक्शन किया, कंपैक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको मोल्ड को 96 आवर्स में हम, अगर हमें सोक्ड कंडीशन में टेस्ट करना है तो इसको 96 आवर्स के लिए हम या फिर 4 डेज के लिए हम जो है वाटर में रखते हैं और वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू भी हम नोट करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि आपको ये बोला जाएगा सोक्ड कंडीशन में टेस्ट करने के लिए हम कितनी देर तक जो है सॉइल को सोक करते हैं। तो उसको याद रखना है कि 96 आवर्स या 4 डेज के लिए आपको सोकिंग करनी होती है। उसके बाद जो है ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन लोड प्रेशर एंड पेनिट्रेशन। उसके बाद हम यहाँ पर जैसे पीछे हमने देखा
लोड और पेनिट्रेशन में हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ऐसे ही इस केस में भी हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं लोड और पेनिट्रेशन के बीच में। तो लोड वैल्यूज आर नोटेड फॉर कॉरस्पॉन्डिंग 2.5 mm एंड 5 mm पेनिट्रेशन। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम लोड वैल्यूज को देखते हैं कि कितना लोड हमने लगाया, हमें लगाना पड़ा, ताकि हमारी पेनिट्रेशन जो है यहाँ पर सॉइल के अंदर पेनिट्रेशन जो हो गई वो 2.5 mm हो गई। और हम देखते हैं दूसरी बार कि लोड हमें कितना लगाना पड़ा कि हमारी पेनिट्रेशन जो है वो 5 mm की पेनिट्रेशन हो गई। तो 2.5 mm पेनिट्रेशन पे देखते हैं और 5 mm पेनिट्रेशन पे देखते हैं। मैक्सिमम सवाल जो है इसी पे बनता है कि कितने कितने वैल्यू पे हम जो है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। एक 2.5 mm पेनिट्रेशन पे, दूसरा 5 mm पेनिट्रेशन पे निकालते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं CBR 2.5 के लिए CBR की वैल्यू क्या आएगी, लोड कैरीड एट 2.5 mm पेनिट्रेशन, मतलब कि 2.5 mm पेनिट्रेशन पे हमें कितना लोड लगाना पड़ रहा है ऊपर से, डिवाइड बाय लोड कैरीड बाय स्टैंडर्ड एट 2.5 mm पेनिट्रेशन, मतलब कि अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड सॉइल है उस पे कितना लोड हमें 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए लगाना पड़ता है इनटू 100। ऐसे ये स्टैंडर्ड होता है, ये गिवन होता है आपके पास। तो ये आप इस टेस्ट से निकाल सकते हैं कि लोड कितना लगाना पड़ा 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए। और ये जो वैल्यू है ये आपको पता होती है कि आपके पास स्टैंडर्ड सॉइल की के लिए लोड कितना होता है जब 2.5 mm पेनिट्रेशन होती है। ये मैं आपको अभी ये वैल्यूज बता देता हूँ कि ये वाली वैल्यूज क्या होती है। ऐसे ही CBR 5 के लिए भी लोड कैरीड एट 5 mm पेनिट्रेशन, 5 mm पेनिट्रेशन के टाइम हमें कितना लोड लगाना पड़ा, डिवाइड बाय लोड कैरीड बाय स्टैंडर्ड एट 5 mm पेनिट्रेशन, मतलब कि स्टैंडर्ड सॉइल है उसके लिए हम कितना लोड लगाते हैं जब उसमें 5 mm पेनिट्रेशन होती है इनटू 100। तो ये CBR वैल्यूज होती है हमारे पास। इसके बाद आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड लोड वैल्यूज जो होते हैं, जो मैंने डिवाइड के नीचे जो थे वैल्यूज, उसके लिए 2.5 mm पेनिट्रेशन अगर हम कर रहे हैं तो लोड की वैल्यू जो है स्टैंडर्ड सॉइल के लिए लोड की वैल्यू जो होती है 1370 kg लगानी पड़ती है। और प्रेशर अगर हम प्रेशर के टर्म्स में लिखें तो 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर लगाना पड़ता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास 5 mm पेनिट्रेशन के लिए स्टैंडर्ड लोड जो है वो 2.2055 kg, और प्रेशर जो है अगर प्रेशर की टर्म्स में निकालें 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर हमें लगाना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड वैल्यूज जो है 1370 और 2.2055 वैल्यूज होती है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है क्योंकि ये वाली वैल्यूज भी आपको पूछी जा सकती है। 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए स्टैंडर्ड लोड कितना है 1370, और 5 mm पेनिट्रेशन के लिए स्टैंडर्ड लोड कितना है 2055। तो CBR वैल्यूज क्या आ जाएंगी, CBR वैल्यूज अब निकल के आ जाएंगी, पेनिट्रेशन एट 2.5, लोड एट पेनिट्रेशन ऑफ 2.5 mm डिवाइड बाय 1370 जो हमने पहले बताया आपको इनटू 100। और CBR 5 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगी, लोड एट 5 mm पेनिट्रेशन डिवाइड बाय 2055 इनटू 100। तो यहां से आपको CBR की वैल्यूज निकल के आ जाएगी। अब CBR वैल्यूज दो हमने निकाल दी, यही दो वैल्यूज निकालनी होती है यहां पर। अब हमें देखना होता है कि मैक्सिमम ऑफ टू वैल्यूज इज टेकन एज CBR वैल्यू। इन दो वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे हम CBR वैल्यू मान के चलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इन दोनों वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हम कंसिडर करते हैं कि वही हमारी CBR वैल्यू है। तो इफ CBR 2.5 इज ग्रेटर देन CBR 5 देन द CBR 2.5 इज अडॉप्टेड। अगर हमारे पास CBR 2.5 की वैल्यू ज्यादा है, मतलब कि CBR 2.5 वाली वैल्यू ज़्यादा है CBR 5 mm वाली वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को कंसिडर करेंगे। ये हमारे पास CBR वैल्यू होती है। तो ये केस जो होता है ये ठीक होता है, इसमें कोई चक्कर नहीं है। अगर हमारे पास CBR 2.5 वैल्यू ज़्यादा है CBR 5 mm वाली वैल्यू से तो हमारे पास इस वैल्यू को CBR वैल्यू कंसिडर करते हैं। लेकिन इफ CBR 5 is greater than CBR 2.5 the test is repeated। अगर CBR 5 वाली वैल्यू ज्यादा आ गई CBR 2.5 वाली वैल्यू से तो हम टेस्ट को रिपीट करते हैं, एंड आफ्टर रिपीटिशन विच एवर कम्स द हायर इज अडॉप्टेड। आप रिपीटिशन करने के बाद इन दो में से जो भी वाली वैल्यू बड़ी आती है तो उस वैल्यू को हम अडॉप्ट करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर हमारे पास CBR 2.5 वाली वैल्यू ज्यादा होती है CBR 5
वाली वैल्यू से, तो हम CBR 2.5 वाली वैल्यू अडॉप्ट करते हैं। और अगर हमारे पास उल्टा हो गया, CBR 5 की वैल्यू ज्यादा आ गई CBR 2.5 वाली वैल्यू से, तो हम टेस्ट को रिपीट करते हैं, देखते हैं कि हमारा टेस्ट कहीं गलत तो नहीं हुआ है। आफ्टर रिपीटिशन विच एवर कम्स द हायर इज अडॉप्टेड। आफ्टर रिपीटिशन करने के बाद जो देखते हैं जो भी वाली वैल्यू बड़ी आती है तो उसी वाली वैल्यू को अडॉप्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपको दिया जा सकता है। मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में जो है ये चीजें सिखाई है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास करेक्शन फॉर द इनिशियल कनकेविटी। इनिशियल कनकेविटी की करेक्शन करने के लिए मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पर एक्चुअल करो हमारी जो है लोड वर्सेस पेनिट्रेशन वाली करो ऐसे होनी चाहिए, लेकिन कहीं पर करो हमारी ऐसी बन जाती है, यहां पर इनिशियल कनकेविटी बन जाती है। ये कनकेव साइड बन गया यहां पर। ये इनिशियल कनकेविटी किस वजह से आती है ऐसे पूछा जा सकता है आपको कि इनिशियल कनकेविटी को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इफ देयर इज इनिशियल कनकेविटी इन द CBR वैल्यू, मतलब कि ये कनकेव जैसा बन गया पहले, देन द लोड कॉरस्पॉन्डिंग टू 2.5 एंड 5 mm पेनिट्रेशन वुड बी रॉन्ग। फिर हमारे पास जो ये लोड जो आती है ये वैल्यूज जो है गलत आती है। टू अवॉइड द इनिशियल कनकेविटी, इस इनिशियल कनकेविटी को अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या करना पड़ता है। सरफेस ऑफ द सॉइल शुड बी हॉरिजॉन्टल, मतलब कि जो भी हम टेस्ट करते समय जो है, जब हम CBR टेस्ट करते हैं तो ये सॉइल वाली वैल्यू जो होनी चाहिए ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। बॉटम ऑफ द प्लंजर शुड बी हॉरिजॉन्टल, जब हम प्लंजर इस पे लगाते हैं, प्लंजर ऊपर वाला लगाते हैं तो ये भी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। सॉइल शुड बी प्रॉपरली कंपैक्टेड, और सॉइल जो है ये सॉइल ये प्रॉपरली कंपैक्ट हमने की होनी चाहिए, मतलब कि कंपैक्शन इसकी बहुत अच्छी तरह हुई होनी चाहिए। तो ये तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों की वजह से हमारे पास इनिशियल कनकेविटी आने के चांसेस होते हैं। अगर हमारे पास सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, प्लंजर जो हमने लगाया 50 mm डाया वाला, 50 mm डाया वाला, तो वो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। और सॉइल शुड बी प्रॉपरली कंपैक्टेड, और सॉइल जो है वो प्रॉपरली कंपैक्ट हमने की होनी चाहिए। अगर हम इन तीन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो हमारे पास इनिशियल कनकेविटी आने के चांसेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CBR वैल्यू की जो है वो लिमिटेशंस भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम क्वालिटी ऑफ मटेरियल को कंसिडर नहीं करते हैं। क्वालिटी ऑफ मटेरियल सॉइल में क्या है उसको कंसिडर नहीं करते हैं। द रिलेशन इज नॉट वैलिड फॉर हायर वैल्यूज ऑफ CBR ग्रेटर देन 12। तो हमारे पास अगर CBR की वैल्यू जो है 12% से ज्यादा आ गई तो उसके लिए हम इस रिलेशन को वैलिड नहीं मानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ सॉइल्स है जिनके CBR वैल्यूज दिए होते हैं, तो हमारे पास जो ग्रेडिंग होती है वो कैसी होती है। तो क्ले के केस में CBR की वैल्यू 2.5 के बीच में लाई करती है, और वेरी पुअर सबग्रेड इसे माना जाता है। मतलब कि CBR वैल्यू अगर छोटी है तो सबग्रेड हमारा खराब होता है, ये आप समझिए। और सिल्ट के लिए हमारी CBR वैल्यू जो है 5 to 8 लाई करती है, और पुअर सबग्रेड इसे भी कहा जाता है। वेरी पुअर, पुअर सिल्ट के लिए पुअर आ जाता है। सैंड के लिए 8 to 20 के बीच में वैल्यू लाई करती है, और फेयर एंड गुड सबग्रेड इसे फेयर सबग्रेड कहा जाता है। और ग्रेवल के लिए जो है CBR की वैल्यू जो है 20 to 30 के बीच में लाई करती है, और इसे एक्सीलेंट सबग्रेड माना जाता है। इसीलिए ग्रेवल जो है, जो हमारे पास बजरी होती है, वो ज्यादा यूज की जाती है जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड पेवमेंट में। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्ले के लिए वेरी पुअर सबग्रेड, सिल्ट पुअर सबग्रेड, सैंड फेयर एंड गुड सबग्रेड, और ग्रेवल हमारा जो है वो एक्सीलेंट सबग्रेड होता है। तो ये थे कुछ लिमिटेशन CBR वैल्यू के। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FBH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।